मित्रों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे, एटी मान का सी पावर थ्योरी। कई क्वेश्चंस आप लोगों ने इससे रिलेटेड देखे होंगे एग्जाम में, नेट जेआरएफ के। और क्वेश्चन तो हालांकि सिंपल ही आता है कि सी पावर थ्योरी का प्रतिपादक कौन था, किसने ये थ्योरी दी थी। तो एटी मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कभी भी इस थ्योरी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग बस इतना पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सिलेबस में इंक्लूड है तो हम लोग को इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है और रेलिवेंट भी है। कुछ मामले में इसकी रेलिवेंसी घटी भी है और कुछ मामले में ये थ्योरी अभी भी अपना स्थान रखती है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मास्टर्स के सिलेबस में भी ये थ्योरी इंक्लूड होगी, तो उनके लिए तो ये अध्याय बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे आप लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग करंट सिचुएशंस को भी समझेंगे और करंट सिचुएशन से रिलेट करके इस थ्योरी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटी महान, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड थैयर महान। एटी महान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल हिस्टोरियन माने जाते हैं और ये एक नेवी ऑफिसर थे। एक चीज हमको ये देखने को मिलेगी कि जो भी विचारक आए हैं इस फील्ड में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, उनमें जब भी युद्ध इत्यादि की बात आई है, जब भी पावर की बात आई है, तो कई सारे आर्मी के ऑफिसर्स, नेवी के ऑफिसर्स, एयरफोर्स के ऑफिसर्स, इन लोगों ने अपने विचार दिए हैं, अपनी थ्योरीज दी हैं। जैसे अभी हम लोग आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी थ्योरी है सेवरिस्की की थ्योरी, अलेक्जेंडर पी.डी. सेवरिस्की, वायु शक्ति सिद्धांत। वो एक एयरफोर्स के पायलट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी थ्योरी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो ऑफिसर्स थे, पायलट हुआ करते थे उस टाइम पे, आर्मी में जो रहते थे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, वो लोग अपनी इस तरह की थ्योरीज देते थे क्योंकि इस फील्ड में उनको अच्छा नॉलेज होता था। तो वही चीज हमको यहाँ पे एटी महान के साथ भी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम लोग एटी महान के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एटी महान का जन्म जो हुआ था ये 1840 में हुआ था। 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जीवन काल को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे एक चीज ये समझ में आ रही है, इन्होंने समुद्र शक्ति की बात की, समुद्री शक्ति की बात की, नेवी की बात की, और उस समय तक 1914 में इनकी डेथ हो गई थी। मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से पहले ही, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच चला, 1914 में इनकी डेथ हो गई। उस समय एयरफोर्स का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। एयरफोर्स की स्टार्टिंग धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन एयरफोर्स व्यवस्थित तरीके से जब एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी, तो वो लड़ाई लड़ी सेकेंड वर्ल्ड वार में। और उसके बाद तो खैर धीरे धीरे जो है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी ऐड होती गई और आज तो एयरफोर्स बहुत पावरफुल है। लेकिन जो इनका टाइम पीरियड है, जो भी मैंने बताया 1840 से 1914, वो जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड एयरफोर्स का नहीं था। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा होती थी, वो चर्चा होती थी नेवी की। जिसकी नेवी स्ट्रांग है वो देश अपना ज्यादा प्रभुत्व कायम कर पाता था। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन की नेवी बहुत स्ट्रांग थी, रॉयल नेवी कहा जाता था उसको, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ब्रिटेन की रॉयल नेवी। तो जिसकी नेवी स्ट्रांग होती थी, क्योंकि उस समय क्या था, उपनिवेश वाला टाइम था। अलग अलग देश जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, नीदरलैंड हुआ, इन लोगों की कॉलोनीज जगह जगह हुआ करती थी। तो कॉलोनीज जगह जगह जब हुआ करती थी, तो इनको उसी रूट के माध्यम से, जब कोई एरोप्लेन इस तरह की कोई चीज थी ही नहीं, तो इनको अपने उपनिवेशों तक जाने के लिए समुद्र का मार्ग ही तय करना पड़ता था। व्यापार भी पूरा समुद्र के मार्ग से ही होता था। हालांकि आज भी व्यापार काफी हद तक उसी पे होता है, लेकिन अब एक और रूट आ गया है एयर का। लेकिन उस समय सब कुछ डिपेंड किस पे था, अगर हमको अपने देश को छोड़ के कहीं और जाना है, अपने देश में तो हम मूवमेंट कर सकते हैं रोड्स के माध्यम से, लेकिन बाहर जाना है तो सिर्फ समुद्र ही हमारे पास एकमात्र उपाय था उस टाइम पे। इसलिए नेवी का बहुत महत्व हुआ करता था। तो ये तो बात हो गई उस टाइम पीरियड की। हमको किसी भी थ्योरी को समझने के लिए उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा जाना पड़ता है, तब हमको इसका महत्व समझ में आता है। इसीलिए
हम किसी थ्योरी की ऐसे आलोचना नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी थ्योरी को पढ़ते हैं, हम वॉन थ्यूरिन को पढ़ते हैं तो हम वॉन थ्यूरिन की आलोचना करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से 6 बेड्स बताई। लेकिन ये रियलिटी ये है कि उनकी थ्योरी आई थी 1826 में। अब 1826 की थ्योरी को अगर हम 2021 से कंपेयर करेंगे तो ये उस थ्योरी के साथ ही हम न्याय नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि इनकी जो थ्योरी है वो उस टाइम पीरियड की है जब सी पावर का पूरी तरीके से वर्चस्व था, एयर पावर का उतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। और ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया ही था कि ये खुद एक नेवी ऑफिसर थे और नेवी के क्षेत्र में यूएस में थे, ये यूएसए के थे और अलग अलग उच्च पदों पर ये रहे। तो यूएसए से संबंधित है, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यूएसए से संबंधित एक नेवी ऑफिसर। इसके बाद इनकी 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री 1890 की किताब, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर 1892 की किताब, और द लाइफ ऑफ नेल्सन 1897। तो ये जो 3 इनकी किताबें हैं, ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन किताबों में ही आगे इन्होंने और भी बातें बताई हैं, उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। जो इनकी किताब थी द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री 1890, इसमें इन्होंने ये बताया है कि कोई भी देश कब एक अच्छा सी पावर अपने आप को बना सकता है, मतलब समुद्री शक्ति कैसे उसकी डेवलप हो सकती है, इसको उन्होंने अपनी पहली किताब 1890 की जो ये किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसमें ये बताते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, लेआउट की बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन की और पॉलिसीज की। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसमें बस आपको एक हिंट लेना है, बाकी आप इसको अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोकेशन का मतलब आपकी लोकेशन होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे भूटान है, भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसको कोई समुद्र का उसके पास एक्सेस ही नहीं है, तो नेवी क्या करेगा, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। लेआउट, लेआउट का मतलब जो तटीय क्षेत्र है, वो तटीय क्षेत्र कैसा है। कभी कभी क्या होता है, तटीय क्षेत्र में बंदरगाह बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी बंदरगाह अच्छे भी होते हैं, और अच्छे होने का मतलब वो अंदरूनी भागों से, देश के अंदरूनी भागों से बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, वो चीज अच्छी मानी जाती है कि हमारे जो बंदरगाह हैं वो देश के अंदरूनी हिस्सों से जुड़े हुए हैं। ये चीज कभी कभी हमारे लिए हेल्पफुल होती है और कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है अगर कभी आक्रमण हुआ, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा समय हेल्पफुल भी होती है। इसके बाद ये बात करते हैं एक्सटेंशन की, मतलब कि जो हमारा तटीय क्षेत्र है उसका एक्सटेंशन कैसा है। कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत छोटा सा तट है तो उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या अगर कोई देश द्वीपीय है तब तो बहुत अच्छी बात है, या अगर द्वीपीय नहीं भी है तो भी लंबी तट रेखा है वो भी अच्छी बात है, इसको ये बताते हैं। इसके बाद ये बात करते हैं पॉपुलेशन की, मतलब कि अगर कोई देश जिसके पास तटीय क्षेत्र है उसकी पॉपुलेशन की ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए वहां पे। अच्छी का मतलब पॉपुलेशन, उस समय क्या था कि जो बंदरगाह या जो तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या रहती थी वही वहां पे जो नाव आ रही है, जो शिप्स आ रही हैं, उसकी मरम्मत ये सब काम वहां पे करती थी स्टार्टिंग में, जब ये जिस समय की ये बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन जो हो, पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में, और पॉपुलेशन को इस फील्ड में नॉलेज भी होनी चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है वो पॉलिसी, पॉलिसी में ये बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की, कि जो सरकार है पर्टिकुलर देश की उसको भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो नेवी को और स्ट्रांग बनाए, क्योंकि अगर कोई देश प्रयास ही नहीं करेगा ये सभी चीजें होंगी। आपके पास लोकेशन भी है, लेआउट भी अच्छा है, एक्सटेंशन भी अच्छा है, पॉपुलेशन भी आपकी अच्छी है जो नेवी को अच्छा बना सकती है, लेकिन आपके पास वो पॉलिसीज ही नहीं है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो पॉलिसी नहीं बनेगी और कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर आप पॉलिसी भी बहुत बनाती है लेकिन ये सारी चीजें नहीं है तो भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा नेवी में। तो किस तरीके से कोई देश नेवी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, इस चीज को इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से एटी मान ने अपनी इस पहली पुस्तक में बहुत अच्छे से समझाया है। और हमको नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं, इजी पॉइंट्स हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इनके कुछ विचार यूएसए के बारे में, ब्रिटेन के बारे में और रशिया के बारे में। ये 2 देशों की बात बहुत
ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से करते हैं ब्रिटेन और यूएसए। ब्रिटेन उस समय बहुत पावरफुल था, यूएसए हो रहा था। यूएसए की पावर दिखाई थी जब यूएसए ने जब 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया, उसके बाद से यूएसए पूरे विश्व में एक ताकत के रूप में उभरा। और इस चीज को हम लोग देखते हैं जब हम लोग मैकिंडर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो मैकिंडर ने जो अपनी तीसरी किताब लिखी 1943 में, उनका लेख था बेसिकली, किताब नहीं थी वो, राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस, उसमें उन्होंने एक मिडलैंड बेसिन का कॉन्सेप्ट दिया और यूएसए को भी एक शक्तिशाली पावर, एक पावरफुल नेशन के रूप में स्वीकार किया। लेकिन जबकि ये बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में यूएसए ठीक था, ब्रिटेन बहुत पावरफुल हुआ करता था, जगह जगह उपनिवेश थे ब्रिटेन के, इंडिया भी उस समय ब्रिटेन के ही कब्जे में था। तो ब्रिटेन का ये मानते हैं महान महोदय कि ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है और कोई भी आइलैंड कंट्री बहुत ही सेफ होती है, ऐसा इनका मानना था। और उसको क्योंकि ब्रिटेन को कोई हम घेर नहीं सकते हैं, मतलब इसको हम कहीं से, ऐसा नहीं है कि अगर ये लैंड पावर होता तो मान लीजिए इधर से अटैक हो जाता, इधर से अटैक हो जाता, लेकिन ये इधर इसके ओशन है, इधर चारों ओर वाटर बॉडी है, चारों ओर वाटर बॉडी है। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज है महान के हिसाब से कि ये जो चारों ओर इसके वाटर बॉडी है, ये ब्रिटेन को एक प्रकार की सेफ्टी प्रदान कर रही है, ये मानना था, और बाहरी ताकतों से इसको बचा रही है। और वहीं ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है और आप लोग जानते ही हैं, ये हालांकि फिजिकल मैप है बट हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। कनाडा ऊपर है, यहाँ यूएस है, नीचे मैक्सिको है। तो ब्रिटेन वाला तो हम लोगों ने समझ लिया कि ब्रिटेन के मामले में महान महोदय मानते थे कि ब्रिटेन सेफ है क्योंकि वो आइलैंड कंट्री है, उसको घेरा नहीं जा सकता। अगर लैंड लॉक्ड होती तो पड़ोसी देश आक्रमण कर सकते थे, लेकिन आसपास के जो हैं देश, वो चूंकि बीच में ओशन है इसलिए वो सीधे डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रांग भी थी नेवी ब्रिटेन की। यूएसए के केस में क्या उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ब्रिटेन के बाद पूरे विश्व में यूएसए ही एक ऐसा देश है जो एक सी पावर के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकता है। और वो यूएसए के थे भी, वहां के ऑफिसर थे नेवी के। इन्होंने ये बताया कि जैसे यूएसए में हम देखें, ये आइलैंड तो नहीं है, लेकिन इसके इधर भी हमें एक्सटेंशन है, वाटर का एक्सेस है, इधर भी है, साउथ में भी है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो इधर, इस साइड और इस साइड, तीन साइड हमारे पास एक्सेस है वाटर बॉडी का। साथ ही साथ हमारे ऊपर भी एक देश है, नीचे साइड भी एक देश है, बगल में आइलैंड कंट्रीज हैं, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, लेकिन वो वीक हैं, वो हमसे लड़ाई करने में उतने कैपेबल नहीं है। हमारे जो ये कमजोर शत्रु हैं, ये यूएसए को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसलिए भले ही यूएसए ब्रिटेन की तरह एक आइलैंड कंट्री ना हो, लेकिन फिर भी इसको भी वो एडवांटेज प्राप्त है जो ब्रिटेन को प्राप्त है। तो यहाँ पे ये यूएसए के महत्व को समझाते हैं। और ये बात सही भी है कि नीचे की ओर मैक्सिको है, ऊपर की ओर कनाडा है, ये दोनों देश हमेशा शांत ही रहते हैं। हालांकि मैक्सिको के साथ काफी प्रॉब्लम है यूएस को, बहुत सारा यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा वार की कोई सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि मैक्सिको, आप जानते ही, कैपेबिलिटी है ही नहीं इन देशों में, दोनों में, कि वो यूएस से फाइट कर पाए। और कनाडा और यूएसए तो खैर हमेशा शांति में ही रहते हैं, दोनों के बीच में पीसफुली चीजें चलती रहती हैं। तो ये बात हो गई जो थॉट्स थे महान के यूएसए के बारे में, कि यूएसए के क्या एडवांटेज है, और ब्रिटेन के बारे में। अब बात आती है रशिया की। देखिए, ये रशिया का मैप है और फिजिकल मैप है, बीच में हालांकि अदर कंट्रीज भी हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ रूस के क्षेत्र पे फोकस करेंगे। इन्होंने ये बताया, इन्होंने पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया रूस के महत्व को, जो मैकिंडर ने अपना हृदय स्थल का विचार दिया था। सबसे पहले उन्होंने ध्रुवीय क्षेत्र की बात की थी। वो कहे थे कि इधर माउंटेन्स हैं, इधर माउंटेन्स हैं,
ऊपर आर्कटिक ओशन है, नीचे की ओर माउंटेन्स हैं, तो ये एरिया काफी सेफ है किले की तरह। तो इस चीज को तो मानते हैं महान महोदय भी, लेकिन वो ये मानते हैं कि चूंकि जो रशिया है वो इधर से और साइड से अपने पड़ोसियों से घिरा हुआ है, और ये जो उसकी स्थिति है, स्थलीय स्थिति है, रशिया कोई आइलैंड तो है नहीं। इधर से आप देख रहे हैं जैसे यूएसए के साथ क्या था, यूएसए के साथ जो पड़ोसी थे वो बहुत कमजोर थे, वो मतलब यूएसए से कभी फाइट करें ऐसा उम्मीद नहीं था। लेकिन रशिया के साथ क्या था, इधर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी ये सब है, नीचे की ओर चाइना है, ये सब कंट्रीज हैं, इधर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। तो रशिया के साथ यहाँ पे ये दिक्कत थी। इस चीज को हाईलाइट करते हैं महान कि रशिया, हालांकि ये पॉइंट उन्होंने भी समझा इस चीज को कि ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ज्यादा एडवांटेज ब्रिटेन और यूएसए को प्राप्त है। ब्रिटेन यूएसए को क्या एडवांटेज प्राप्त है वो भी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है रूस के साथ, कि वो डिसएडवांटेज है उसके पड़ोसी देश। ये पड़ोसी देश ही उसको काउंटर कर सकते हैं, घेर सकते हैं, और अगर ये आइलैंड होता तो ये चीज ना हो पाती। ये महान महोदय के विचार थे। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, जो महान के विचार थे यूएसए के बारे में, ब्रिटेन के बारे में और रशिया के बारे में। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपने जरूर सुने होंगे पॉलिटिकल जियोग्राफी में, हेरोल्ड एंड मार्गरेट स्प्राउट। इनकी बहुत ही फेमस किताब थी द राइज ऑफ अमेरिकन नेवल पावर। इन्होंने इस बुक में बहुत ही अच्छे से अमेरिका की जो नेवल पावर है उसको समझाया है, और एटी महान के बारे में भी बात की है, और ये पूरा उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से महान ने यूएस की बात की, ब्रिटेन के बारे में बताया, और रशिया की किस चीज को उन्होंने समझा और किस चीज की उन्होंने आलोचना की। इस सभी चीजों का पूरा विश्लेषण जो है वो हेराल्ड एंड मार्गरेट स्प्राउट ने अपनी इस पुस्तक में किया है। और एटी महान के जो ये थॉट्स थे यूएस की उस टाइम की पॉलिसीज पे काफी इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम जगह जगह बेसिस बनाए जा रहे थे, नेवल बेसिस बनाए जा रहे थे, जो कि इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही थी वो कहीं ना कहीं उस पे इस चीज को हम देखते हैं, इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसका क्रिटिसिज्म समझ लें तो क्रिटिसिज्म इसका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये थ्योरी उस टाइम आई थी जब सी पावर को ही बहुत ही महत्वपूर्ण, सी पावर को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो आज के समय में हम ये नहीं कह सकते हैं। एक तो इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने सिर्फ यूएस और ब्रिटेन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, अन्य देशों की बात नहीं की। उस समय ठीक भी था, अन्य देश उतने, जैसे चाइना, इंडिया, ये सब उतने पावरफुल नहीं थे इनके हिसाब से, तो इन्होंने दो ही देशों की चर्चा मेनली की है। अदर कंट्रीज को भी शामिल कर सकते थे, मान लीजिए इंडिया एंड चाइना को नहीं किया, बट यूरोप के देशों को ऐड कर सकते थे कुछ, लेकिन कुछ भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। एक पॉइंट ये आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये कि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आज के समय में एयरफोर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, और नेवी को हम यूजफुल मानते हैं, लेकिन नेवी ही सब कुछ है ये चीज नहीं है। सी पावर ही सब कुछ है, लैंड पावर, एयर पावर कुछ भी नहीं है, ये चीज गलत है। और इन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी को महत्व दिया है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। और आज आप जान ही रहे हैं कितने तरह तरह की मिसाइल्स, रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, जेट्स, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया डिफेंस की फील्ड में कि इस तरीके से कोई देश, जो कि उन्होंने बताया कि ब्रिटेन इतना सेफ है, यूएसए इतना सेफ है, उस टाइम पर तो वो सेफ थे, लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं, अभी आपने फॉलो किया ही होगा तालिबान वाले मामले को, तो ड्रोन से अटैक कर दिया यूएस ने यहाँ पर अफगानिस्तान में, वहां बैठे बैठे। तो अब वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है, यूएस कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, और उसने वहीं से ड्रोन से अटैक, ड्रोन वाले अटैक इधर 3-4 सालों में काफी बढ़े हैं। मतलब अब आपको बहुत बड़ी जो है फाइटर प्लेन भी ले जाने की जरूरत नहीं है, अब ड्रोन से, छोटे से ड्रोन से भी अटैक्स हो रहे हैं। जो ड्रोन होता है
एयरफोर्स का, वो बहुत बड़ा नहीं होता ड्रोन। अगर आप कभी सर्च करके देखेंगे तो वो ड्रोन, उसकी साइज किसी प्लेन जितनी बड़ी नहीं होती, छोटा ही होता है, और वो इतना उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट इस फील्ड में हो गया, डिफेंस की फील्ड में, कि ये कहना कि ये एरिया बहुत सेफ है, ये एरिया बहुत सेफ है, ये चीज़ उतनी उचित नहीं लगती है। तो ये कुछ इनके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम करंट सिचुएशन देखें कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है और क्या ये थ्योरी रिलेवेंट है, तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन इस थ्योरी को हम बिल्कुल पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि गलत है। इसलिए क्योंकि इस थ्योरी में जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि नेवी वास्तव में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और वर्तमान समय में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि काफ़ी ज़्यादा जो आतंकवादी घटनाएं हुई, जैसे इंडिया में जो 26/11 का अटैक हुआ, उसमें भी जो आतंकवादी आए थे वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी तादाद जो आई वो सी रूट से आई। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं इंडिया में ही नहीं, विश्व भर में। उनमें सी रूट को इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि वहां पे हम उतना ध्यान नहीं देते। और ये चीज है भी कि हम एयरफोर्स की बहुत बात करते हैं, हम आर्मी की बहुत बात करते हैं, नेवी की उतनी चर्चा नहीं होती है। और सिक्योरिटी के इश्यूज में भी हम अपने इन एरियाज को तो प्रोटेक्ट करते हैं। नेवी या जो अपने ये तटीय क्षेत्र है, इसको हम थोड़ा सा, जैसे कह सकते हैं, हल्के में ले लेते हैं, हम उतना ज़्यादा हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। और इसी का फायदा उठाते हैं जो आतंकवादी, टेररिस्ट, ये लोग होते हैं, और वहीं से अटैक्स होते हैं। तो इसलिए वर्तमान समय में जो नेवी है, इसका ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये एरिया बहुत संवेदनशील है और हमारा ध्यान अब केंद्रित होना चाहिए नेवी पे, जो कि हो भी रहा है। इंडियन नेवी काफ़ी स्ट्रांग है इंडियन ओशन में, और हम लोग की सुरक्षा के लिए तत्पर भी है। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि इंडियन नेवी अंडमान निकोबार में काफ़ी ज़्यादा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि चाइना, जो कि मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़ने पे अगर वॉर की स्थिति कभी हुई तो इंडियन नेवी उसको ब्लॉक कर सकती है। और अगर इंडियन नेवी ने उसको ब्लॉक कर दिया तो चाइना के लिए ट्रेड जो है चाइना का, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो नेवी इस काम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि वॉर के समय ज़रूरत पड़ने पे इस तरीके की जो स्ट्रेट्स होती हैं, जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इन महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स को, इन चोक पॉइंट्स को ब्लॉक करके दुश्मन को कमज़ोर करने की क्षमता रखती है। और वर्तमान समय में एक पॉइंट और आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो ना तो एयरफोर्स, ना लैंड पावर, मतलब ना तो आर्मी, ना एयरफोर्स, ना नेवी, हम किसी को बेस्ट नहीं कह सकते कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। तीनों का अपना योगदान है, तीनों की अपनी जगह है, तीनों ही अपने अपने स्थान पे उचित हैं। और सबसे सही तरीका ये है कि तीनों एक साथ मिल के काम करें। अब तीनों एक साथ मिल के कैसे काम करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर ऐसे काम करते हैं, जैसे कि आपने ये चीज देखी होगी कि फाइटर जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उसी के ऊपर से वो अपनी उड़ान भरते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एयरफोर्स एंड नेवी दोनों मिलकर काम कर रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी का है, एयरफोर्स का है, एयरफोर्स का है वो लड़ाकू विमान, लेकिन दोनों के संयोजन से, दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं तो ही किसी वॉर में हमको जीत मिल सकती है। अब आइए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये विश्व की कुछ प्रमुख नेवल पावर्स हैं, और ये कोई पोजीशन नहीं है, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सिंपल एक कह सकते हैं आप लिस्टिंग है, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। कहीं किसी को फर्स्ट की बताया गया है, कहीं किसी को फर्स्ट बताया गया है। तो यहाँ पे नॉर्मल है कि रशियन नेवी, रॉयल नेवी, ब्रिटेन की रॉयल नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, इटालियन नेवी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी मतलब चाइना की PLA, US की नेवी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये जो नेवल पावर्स हैं, ये जो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं,
जिनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये वर्तमान समय में विश्व की टॉप जो नेवी पावर्स हैं वो यही हैं। टॉप जो कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली देश जल सेना की दृष्टि से वो ये कंट्रीज़ हैं। और अब हम लोग कुछ नेवल बेसिस देख लेते हैं यूएसए के। आप देख रहे हैं यूएसए का मैप है, ये आसपास जगह जगह दिखाया गया है डॉट से कि कहाँ कहाँ यूएस के बेसिस हैं। ये यूएस के ही बेसिस आप देखिए अफ्रीका और यूरोप में किन किन एरियाज़ में हैं। ये बस एक हिंट देने के लिए है कि ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का, इस कॉन्सेप्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ा और यूएसए की पॉलिसी कैसी बनी उस टाइम पे, और उसी समय से जगह जगह पे बेसिस बनाना यूएस ने स्टार्ट कर दिए थे। और वर्तमान समय में यूएस के विश्व भर में जगह जगह नेवल बेसिस भी हैं और एयर बेसिस भी हैं। ये यूएस का ही है। जो हम लोग का एशिया वाला इलाका है वहाँ पे आप देखिए कहाँ कहाँ पे इन लोगों के बेस बने हुए हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया का भी। इंडिया के हालांकि उतने ज़्यादा बेस तो नहीं है, लेकिन इंडिया में आप देख रहे हैं ताजिकिस्तान में वो एक एयर बेस है। आपने अफ़गानिस्तान का जब ये विवाद हुआ था उस समय बहुत चर्चा में आप सुने रहे होंगे फरकोर एयर बेस के बारे में और ऐनी एयर बेस के बारे में। इसके अलावा भूटान में एक हमारा बेस है। ये दोनों तो एयरफोर्स से संबंधित है ज़्यादातर, लेकिन जो मेडागास्कर में है, मॉरिशस में है, सेशल्स में है, ये तीन जो हैं ये यहाँ पे इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तीन आप याद रख सकते हैं, मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस और ओमान। ओमान भी एक यहाँ पे इंडियन नेवी ने अपना एक बेस बनाया हुआ है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे इंडियन नेवी ने जहाँ जहाँ अपना बेस बनाया। बाकी इंडिया में तो जगह जगह अलग अलग जो भी कोस्टल एरियाज़ है वहाँ तो हैं ही। ये हम लोग इंडिया के बाहर का भी देख रहे थे थोड़ा। इसके पहले हम लोगों ने यूएसए का देखा, और इसीलिए यूएसए को हम लोग सुपर पावर कहते हैं। यूएसए खुद में तो पावरफुल है ही, लेकिन उसके जगह जगह पे जो बेस हैं, ये जो बेस होते हैं ये किसी भी देश की शक्ति को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि उन बेस पर से उस देश की सेना अपने विरोधियों पर नज़र रख सकती है। तो ये रही दोस्तों थ्योरी एटी माहन की, सी पावर थ्योरी। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी की किसी और इम्पोर्टेंट थ्योरी को देखेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।